नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विदेश यात्रा या विदेश में जाकर रहने यानी कि फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग अपने सवाल लेकर आते हैं कि क्या उनका विदेश का कोई योग है, चाहे वो फॉरेन ट्रैवलिंग का हो या फिर फॉरेन सेटलमेंट का ही क्यों ना हो। लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए ये हमेशा अक्सर पूछते हैं कि उनके बच्चे फॉरेन में जाकर स्टडी कर सकते हैं, क्या वो वर्किंग परमिट पे यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित फॉरेन में जा सकते हैं, या फिर उनका परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन में हो सकता है यानी कि उनको पीआर मिल सकती है। तो इसी तरह के आज हम जितने भी प्रश्न हैं उनको लेंगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमें कुंडली में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि विदेश में जाने और वहां पर पूरी तरह से स्थायी यानी कि सेटल होने के लिए कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं। और इस प्रकार के कुल मिला के 10 योगों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हम कुछ उदाहरण कुंडलियों को भी लेंगे और देखेंगे कि उनमें किस प्रकार से विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और ये जो कुंडलियां हैं ये मेरे एक्सपीरियंस में आई हुई कुंडलियां हैं, यानी जिन लोगों की आज हम कुंडलियां लेने वाले हैं ये सभी लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन प्राप्त की हुई है और अब ये लोग फिलहाल विदेश में सेटल हैं। तो उन्हीं की हम कुंडलियों पर डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विदेश के लिए कुंडली में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। कुंडली के लिए ऐसे भाव जो ट्रैवलिंग के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथियों, अगर हमें विदेश जाना है या फिर विदेश सेटलमेंट करना चाहते हैं तो जहां पर हम मातृभूमि को छोड़ के जाएंगे तो वहां ट्रैवलिंग जरूर इंक्लूड होगी, यानी ट्रैवलिंग करके ही हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रैवलिंग को देखना है कि कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं जो ट्रैवलिंग को दर्शाते हैं। सबसे पहला भाव आता है तीसरा भाव, यानी कि छोटी यात्राएं का भाव। तीसरे भाव को हम छोटी यात्रा यानी शॉर्ट ट्रैवलिंग से जोड़ते हैं। उसके बाद आता है नौवां भाव। नौवां भाव है लंबी यात्राओं का, आपके भाग्य का भाव है। विदेश यात्राओं का भाव है नौवां भाव। तो यहां से हम विदेश यात्राओं को भी देखते हैं। अब साथियों, जिस प्रकार लग्न से चौथा भाव हमारा घर है, यानी फर्स्ट हाउस जो होता है वो लग्न होता है और यहां से हम स्वयं को देखते हैं। और यहां से चौथा भाव जो है, यहां पर कर्सर आप देख रहे हैं, ये हमारा घर है। उसी प्रकार विदेश यात्राओं का से चौथा भाव होगा विदेश का स्थान, यानी 12वां भाव भी विदेश का कहलाता है। तो कुल मिला के ट्रैवलिंग के लिए अगर देखें तो ये 3 भाव इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉरेन कनेक्शन कुंडली में कौन कौन से भाव बनाते हैं, यानी फॉरेन कनेक्शन के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले आता है 12वां भाव। 12वां भाव फॉरेन को दर्शाता है। ऐसा क्यों? आप देखिए, ये हमारा लग्न है, जहां पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस हमारा लग्न है और किसी भी भाव से 12वां स्थान उसके व्यय को दर्शाता है। हमारा व्यय को ये 12वां भाव दर्शाता है। तो जब हम विदेश जाते हैं तो सारी चीजें हमें त्याग कर छोड़कर जाना होता है। यहाँ पर सारी चीजों को छोड़कर, यानी अपना 6 लेके हम वहां पर जाते हैं। व्यक्ति का 6 होता है। तो उसी प्रकार से 12वें भाव से हम विदेश को देखते हैं। हमारे से 12वां भाव विदेश का कहलाएगा। अब इसी प्रकार 9वां भाव भाग्य का स्थान है, विदेश यात्राओं का स्थान है, तो यहां से भी हम विदेश को देखते हैं। फिर आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव भी विदेश का कहलाता है, यानी कि सप्तम भाव को भी हम फॉरेन कनेक्शन के लिए देखा जाता है, क्योंकि लग्न है ये हमारा, हम हैं स्वयं, और हमसे 7वां स्थान सारी दुनिया है, हमारे सामने सारी दुनिया है। तो ये ओवरऑल 7वां स्थान भी फॉरेन कनेक्शन को दर्शाता है। अब साथियों, देखते हैं कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जो कि फॉरेन कनेक्शन को के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो राशियों में सबसे पहले आप देखेंगे चर स्वभाव की राशियां, यानी कि मूवेबल साइंस, जो कि चलायमान रहती हैं, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं, मूवमेंट होते रहना, ये इनका एक स्वभाव है। इसके बाद आती है स्थिर स्वभाव की राशियां। ये स्थिर स्वभाव की राशियां हैं, यानी कि फिक्स है, ये स्टेबल है, एक जगह पे फिक्स है। इसके बाद आती है ड्यूअल साइंस जो है, यानी द्वि स्वभाव की राशियां, जिनका दोनों तरह का स्वभाव है, चलायमान भी है और ये स्थिर स्वभाव की भी है, दोनों तरह का इनका नेचर है, द्वि स्वभाव कहे गए हैं ये। इन्हें ड्यूअलिटी से संबंध, यानी कि 2 से संबंध जब आता है तो द्वि स्वभाव की राशियां मानी जाती हैं। अब साथियों, इसके अलावा भी एक और भी पैरामीटर है, उसमें है ये है एलिमेंट राशियों की। इसमें अग्नि तत्व की, पृथ्वी तत्व की, वायु और जल तत्व। अब फॉरेन के लिए जिनका कनेक्शन बनता है उसमें आता है जल तत्व और एरी साइन। ये दोनों साइन
फॉरेन से संबंधित माने जाते हैं। इसी प्रकार अब ऐसा नहीं है कि बाकी के जो एलिमेंट है उसमें बिल्कुल भी कोई योग नहीं है। आप इसे समझिए जैसे कि मैं आज आपको योग बताने वाला हूं, जितने भी योग आज आपको बताऊंगा फॉरेन सेटलमेंट के, उनमें से अगर छोटे से छोटा योग भी अगर इन राशियों में लगता है तो व्यक्ति के फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं। और स्थिर तत्व की जो राशियां हैं, यानी कि जो पृथ्वी और अग्नि तत्व की राशियां हैं जिसमें स्थिर स्वभाव होगा, ऐसे लोगों को थोड़े प्रबल योग चाहिए बाहर जाने के लिए, इन्हें आपको समझना होगा। तो ये स्थिति है। अब इसमें आप देखिए चर मूवमेंट जिनका है, यानी कि जो चर स्वभाव है, मूवेबल साइंस है, इसमें कर्क राशि यहां पर है। और जल तत्व में जो मैंने बताया जो फॉरेन के लिए कारक है, इसमें यहाँ पे कर्क राशि, तो यानी कर्क राशि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कर्क राशि को बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके बाद आता है तुला राशि और फिर मिथुन राशि, यानी ओवरऑल इन राशियों को ज्यादातर देखा जाता है जो कि चर स्वभाव की हैं, जल तत्व हैं और एरी साइंस हैं। द्विस्वभाव में भी इनमें देखा गया है मिथुन राशि को बहुत ज्यादा प्रबल रूप से, और स्थिर स्वभाव में सिंह राशि को और वृश्चिक राशि को, सिंह राशि और वृष राशि को ज्यादातर देखा जाता है। अब साथियों हम देखते हैं, पर ऐसा कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है राशियों का, यानी आपको योगों को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। अब साथियों हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सपोर्ट करते हैं बाहर को, यानी कि फॉरेन कनेक्शन को बनाने का लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले आता है राहु। राहु से हम विदेश को देखते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक विधर्मी प्रकृति के हैं, यानी कि उसमें दूसरी जाति से संबंध आता है। तो यदि हम जिस देश में रहते हैं उससे उसके अलग हटके अगर देखें तो राहु को कनेक्शन बाहर से है। और इसी प्रकार केतु भी हैं। साथियों राहु और केतु किसी भी लिमिट में नहीं मानते हैं, यानी किसी कानून में नहीं मानते हैं। इनसे हम विधर्मी प्रकृति यानी दूसरे धर्म को देखते हैं और दूसरे कल्चर को देखते हैं। और अगर विदेश की बात करें तो डेफिनेटली वहां पर हमारे यहाँ से डिफरेंट कल्चर है, उनकी परंपराएं अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं। और वहां पर आप ये देखेंगे विदेश में कि कानून भी बिल्कुल हमारे यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसी तरह से राहु केतु का कनेक्शन इसलिए हम बाहर से देखते हैं, यानी विदेश से देखते हैं। इसी प्रकार साथियों चंद्रमा भी है, वो भी बाहर के विदेश के कारक माने जाते हैं। रीजन इसका ये है कि चंद्रमा ट्रैवलिंग के कारक है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं, यानी सबसे तेज गति से मूवमेंट करने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वो चंद्रमा ही है। इसलिए इन्हें ट्रैवलिंग से जोड़ा जाता है और इसलिए ये विदेश के कारक भी बनते हैं। तो कुल मिला के ये 3 प्लैनेट विदेश के कारक बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो कोई योग नहीं बना सकते विदेश यात्रा का। इसके लिए आपको अभी योग जब देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब साथियों ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि विदेश ट्रैवलिंग के लिए और विदेश में रहने के योगों को दर्शाएंगे। यानी कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रह हो, राशियां हो या फिर भाव हो कुंडली के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम एक एक करके सभी योगों को समझेंगे और आपको योग समझने में अब आसानी होगी। साथियों सबसे पहले हम योग को देखते हैं जो कि विदेश में यात्रा को और विदेश में रहने के योग को दर्शाएगा। सबसे पहला योग कहता है कि नवम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव के स्वामी के साथ कुंडली में संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति को विदेश जाते हुए देखा जाता है। अब साथियों नवम भाव कौन सा है, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं ये है, और द्वादश भाव ये है। अब इसमें मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कुंडली ली है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन में आप देखेंगे नवम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र और द्वादश भाव के स्वामी हैं शनि। इन दोनों ने राशि परिवर्तन कर रखा है, यानी राशि परिवर्तन अगर कर लिया है इन्होंने तो दोनों का संबंध परिवर्तन योग का हुआ। इसी प्रकार से इनका संबंध युति संबंध का भी हो सकता है, दृष्टि संबंध भी हो सकता है। तो यदि इस प्रकार का ऐसा नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी संबंध बना ले और जिस भाव से संबंधित वो संबंध बनाएगा तो उससे संबंधित व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे इस व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विदेश में जाकर होगा, क्योंकि भाग्य ने कनेक्शन बनाया है विदेश के साथ में। अब हम आगे देखें तो शुक्र शनि की युति इसी कुंडली में यानी कुंभ लगन की पत्रिका में कर्म क्षेत्र में हुई है। तो ऐसे व्यक्ति का कर्म क्षेत्र विदेश में जाके बहुत अच्छे से वो सेटल कर पाएगा और स्थायी हो जाएगा वहां पर। ये ऐसी स्थितियां कुछ नजर आती हैं। और अगर इंडिया में रहेगा तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित व्यक्ति कार्य करेगा और विदेश में उसका कनेक्शन बनेगा उसके वर्क का। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। तो ओवरऑल ये आपको समझ में आया होगा कि नवमेश का और द्वादशेश का अगर संबंध कुंडली में बनता है तो ये विदेश सेटलमेंट का योग है। अब हम बात करते हैं दूसरे योग के बारे में। साथियों दूसरा योग कहता है कि लग्नेश का संबंध नवम भाव से हो या फिर द्वादश भाव से हो या फिर सप्तम भाव से बन रहा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाते हुए देखा गया है। अब इसके लिए आप देखिए मैंने यहाँ पर तुला लगन की पत्रिका ली है। तुला लगन में लग्नेश कौन है? सबसे पहले देखिए तुला लगन के स्वामी सप्तम स्थान में आ गए। तो ऐसे व्यक्ति
का विवाह फॉरेन से हो सकता है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन में जाके व्यापार सेट कर सकता है। व्यापार से उसके जो व्यापार है उसका कनेक्शन फॉरेन से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। इसके बाद आप देखेंगे व्यक्ति का जो लग्नेश है वो नवम भाव में आया, शुक्र नवम भाव में आया, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा से संबंधित विदेश में जा सकता है। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में जाएगा, जो हायर रिसर्च वगैरह की जो क्षेत्र हैं, या फिर आप देखेंगे कोई मास्टर डिग्री वगैरह लेने व्यक्ति बाहर जा सकता है। तो इससे संबंधित आप देखेंगे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश में जाके होगा। इसी प्रकार यदि लग्नेश द्वादश भाव में चला जाए तो भी ये योग बनेगा। लग्नेश द्वादश भाव में वैसे अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि यदि व्यक्ति अपने जन्म स्थल पर रहेगा तो उसे बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का लग्नेश यदि दूसरे 12वें भाव में 6, 8, 12 में चला जाए तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव योग माना जाता है। परंतु उस तरह से यदि व्यक्ति ग्रहों के अकॉर्डिंगली यदि वर्क करता है तो ऐसा नहीं है कि इतना भी अशुभ निकलेगा। अब जिस प्रकार से व्यक्ति के आप देखेंगे लग्नेश यदि 12वें भाव में चला जाए और व्यक्ति विदेश जाए तो डेफिनेटली ये उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी प्रकार हमें ग्रहों के अकॉर्डिंगली कार्य करना होगा। अब यहाँ पर आप एक और स्थिति को देखिए। यहाँ पर कर्क लगन की जन्म पत्रिका है और कर्क लगन में लग्नेश हुए चंद्रमा और वो चले गए हैं नवम भाव में, यानी कि लग्नेश ने संबंध बनाया नवम भाव से और नवम भाव के स्वामी हैं गुरुदेव और वो आ गए लग्न में। तो यानी नवम भाव के स्वामी ने कनेक्शन बनाया लग्न से, तो ये स्थिति बनी विदेश सेटलमेंट की। अब ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने विदेश जाए और या फिर विदेश में जाके व्यक्ति का भाग्य उदय हो, तो ये स्थिति बनेगी। इसके साथ अब एक और स्थिति को देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे आप तो द्वादशेश जो हैं यानी 12वें भाव के स्वामी फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में आके बैठे हैं और लग्नेश चले गए 12वें भाव में। तो जब लग्नेश 12वें भाव में जाएंगे तो ये भी एक विदेश जाने का योग है और ऊपर से 12वें भाव के स्वामी लग्न में आ गए, यानी कि विदेश ही चल के आपके व्यक्तित्व में आएगा, तो डेफिनेटली ये योग बनेगा बाहर जाने का, विदेश सेटलमेंट का। तो आपको इस तरह से कुछ योगों को समझना है। ये एक और योग देखिए आप, यहां पर आप देखेंगे सप्तम स्थान का स्वामी वो है शनि और वो चले गए हैं 12वें भाव में। तो सप्तम स्थान के स्वामी का 12वें भाव में जाना ये भी एक विदेश जाने का योग है। ऊपर से आप ये देखेंगे कि लग्नेश उठ के सप्तम स्थान में आए हैं, तो यानी कुल मिला के ये स्थिति भी विदेश जाने की आपको देखी जाएगी। तो लग्नेश का, सप्तमेश का, नवमेश का और द्वादशेश का यदि संबंध होता है, उसमें से यदि इंपॉर्टेंटली यदि आप देखें तो नवमेश और द्वादशेश और लग्नेश का संबंध बन जाए कहीं पर भी, तो आप ये कह सकते हैं व्यक्ति फॉरेन सेटल हो सकता है, फॉरेन में जाने के उसके योग हैं। अब साथियों हम देखते हैं कि तीसरा योग क्या कहता है। साथियों तीसरे योग में आप देखेंगे चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी के साथ यदि कुंडली में संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति विदेश में रहने के योग, विदेश में रहने के उसके योग बनेंगे। अब इसे आप यहां पर समझिए। साथियों यहां पर मैंने फिर से कर्क लगन की जन्म पत्रिका ली है। अब आप देखेंगे कर्क लगन की जन्म पत्रिका में जो चतुर्थेश है वो शुक्र है, यानी कि चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र हैं। और चतुर्थ स्थान किसका है? हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, हमारे सुखों का भाव है ये। इसके साथ अगर द्वादश भाव के स्वामी को देखें तो वो यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ पर मिथुन राशि है तो उसके स्वामी हुए बुध। अब बुध आ गए हैं सीधा चतुर्थ भाव में, और या फिर चतुर्थेश जो है वो शुक्र चले गए हैं 12वें भाव में, यानी कि इन दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन किया है। अब ये किसी प्रकार का भी योग परिवर्तन योग हो, चाहे युति संबंध हो या फिर दृष्टि संबंध हो, इसे आपको अच्छे से समझना होगा। इनमें से कोई भी यदि संबंध बनाते हैं, यानी कि चतुर्थेश और द्वादशेश यदि संबंध बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो रेजिडेंस है, क्योंकि ये घर का स्थान है चतुर्थ भाव, ऐसे व्यक्ति का विदेश में घर होने की संभावना होगी, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में रह सकता है। ऐसी स्थिति को ये योग दर्शाता है। तो ये आपने अच्छे से समझा। अब साथियों हम बात करते हैं चौथे योग के बारे में। चौथा योग क्या कहता है? साथियों चतुर्थ योग में आप देखेंगे कि पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी का यदि कुंडली में संबंध बने तो भी व्यक्ति विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा और वहां पर जाकर उसके रहने के योग बनेंगे। किस प्रकार से इस योग ये घटित होता है, इसे आप देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कर्क लगन की जन्म पत्रिका में जो पंचम स्थान के स्वामी हैं वो मंगल हैं। अब मंगल यहाँ पर पंचम भाव किसका है? शिक्षा का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके लव अफेयर्स का भाव है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो पंचम भाव का स्वामी है वो मंगल है और वो चले गए हैं द्वादश भाव में, और द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं, वो आ गए हैं पंचम भाव में। तो यानी बुध और मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। अब इसी प्रकार यदि इनकी युति भी हो जाए और वो खासकर पंचम और द्वादश भाव में ही हो, तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली आप देखेंगे विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा, या फिर व्यक्ति का जो संतान है उसके विदेश में जाने के योग बनते हैं।
तो ये एक स्थिति है कि व्यक्ति की संतान विदेश में जाकर वहां पर स्टडी करे या वहां पर सेटल हो, ये योग दिखाई देते हैं। साथियों, इस योग को अगर अच्छे से प्रबल रूप से अगर देखें तो खासकर परिवर्तन संबंध और युति संबंध अगर पंचम भाव का और द्वादश भाव का होगा तो ये उतना ही अधिक रूप से उतना ही प्रबल योग माना जाएगा। अब साथियों हम देखते हैं यदि पांचवा योग कौन सा है। पांचवा योग को आप देखेंगे, पांचवा योग कहता है कि दशम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव या फिर नवम भाव से संबंध बनाता है तो भी व्यक्ति कर्म से संबंध रख के विदेश में जा सकता है। यानी कर्म से संबंधित व्यक्ति विदेश में जाएगा और वहां पर अपने वर्क प्लेस को सेट करेगा। कुछ ऐसी स्थितियां हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने फिर से कर्क लगन की ही जन्म पत्रिका है और कर्क लगन की जन्म पत्रिका में जो कर्मेश हैं वो बनते हैं मंगल, और मंगल यदि नवम भाव में या फिर द्वादश भाव में इनमें से किसी भी एक स्थान में चले जाएं तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली कार्यस्थल को विदेश से कनेक्ट करता है, फॉरेन से कनेक्ट करेगा। उसका किसी भी प्रकार का ऐसा व्यापार हो सकता है जिसमें फॉरेन सेटल हो, वो फॉरेन सेटल चला जाए, बार बार फॉरेन के उसे मान लीजिए नवम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति लॉन्ग ट्रेवल करेगा विदेश में अपने कार्य से संबंधित। और यदि 12वें भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर अपना कर्म क्षेत्र सेट कर सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं। अब साथियों देखते हैं छठा योग कौन सा कहता है। छठा योग कहता है साथियों कि यदि दशम भाव का स्वामी राहु केतु या चंद्रमा के नक्षत्र का हो तो व्यक्ति कर्म विदेश से संबंध रखेगा व्यक्ति का। क्यों साथियों? राहु केतु और चंद्रमा को विदेश का कारक कहा गया है। तो दशम भाव का जो स्वामी है, यहाँ पे आप देखेंगे दशम भाव का स्वामी गुरु बनता है। यहाँ पर मैंने मीन लगन की एक पत्रिका ली है और दशम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। तो यदि गुरुदेव राहु के नक्षत्र के यानी स्वाति, आद्रा और शतभिषा इससे संबंधित किसी भी नक्षत्र में हुए तो व्यक्ति विदेश में जाकर कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ केतु के नक्षत्र के हुए अश्वनी, मघा और मूल, इनमें से किसी भी केतु के नक्षत्र के हुए तो व्यक्ति के विदेश के योग बनते हैं। इसी प्रकार यदि चंद्रमा के नक्षत्र का दशम भाव का स्वामी हो यानी रोहिणी, हस्त और श्रवण, इनमें से किसी का भी दशम भाव का स्वामी किसी भी नक्षत्र में होगा तो भी व्यक्ति के विदेश जाने के योग बनेंगे। अब साथियों यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया दशम स्थान के स्वामी गुरु हैं, इनमें से किसी भी नक्षत्र में यदि गुरु बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के योग है। परंतु इसके साथ साथ आपको और योगों को भी देखना है, परंतु ये डेफिनेटली ये योग बहुत प्रबल योग माना जाता है। इसके साथ जितने योग और कुंडली में बनेंगे तो वो विदेश जाने की प्रबलता को बढ़ा देगा व्यक्ति की। अब साथियों देखते हैं जो सातवां योग है वो क्या कहता है। अब सातवें योग में आप देखेंगे अष्टक वर्ग में सप्तम भाव में, नवम भाव में और द्वादश भाव में जो राशियां हैं उन्हें ग्रहों ने कितने अंक दिए हैं ये देखिए। अब साथियों अष्टक वर्ग क्या है आप बोलेंगे। अष्टक वर्ग आप इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रहों द्वारा कैटेगराइज किया गया है। जो 7 ग्रह हैं जिसमें राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता और इसमें एक लग्न होता है, तो ये टोटल मिला के 8 अष्टक वर्ग है। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, इसमें हर ग्रह प्रत्येक राशि को कुछ अंक देता है। यदि आप किसी सॉफ्टवेयर में भी हैं तो उसमें जाके आप अष्टक वर्ग का यदि कॉलम खोलेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा और इस प्रकार का आपको एक कॉलम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यदि अलग अलग राशियों में, मान लीजिए कन्या लगन की यहाँ पर एक जन्म पत्रिका है और कन्या लगन में 6 नंबर की राशि यहाँ पर है, 7 नंबर की राशि है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुल मिला के 337 पॉइंट होते हैं। इसमें से यदि जिस राशि को 28 से अधिक अंक मिलते हैं तो वो भाव या वो राशि स्ट्रांग हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने कहा सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव में जो राशियां हैं उनको यदि 28 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो ये डेफिनेटली ये विदेश का योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है। तो आप भी अपना अष्टक वर्ग देखिए। अब इसमें ना अलग अलग ग्रह राशियों को अंक देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे आप तो नवम भाव में 25 अंक हैं, तो ये 28 से कम अंक हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव स्थिति नहीं है। परंतु सप्तम भाव में 31 अंक हैं यानी 28 से अधिक अंक हैं और द्वादश भाव में भी 28 से अधिक अंक हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार विदेश जा सकता है, ये ऐसी स्थिति बनती है। तो कुल मिला के आपको अष्टक वर्ग की स्थिति को भी देखना है। अब हम देखते हैं 8वां योग क्या कहता है कुंडली का। साथियों 8वां योग आप देखेंगे, 8वें योग में धन भाव का स्वामी यदि द्वादश या नवम भाव में हो। धन भाव कौन सा है साथियों? ये दूसरा भाव है, जहां पर आप मेरी कर्सर को देख रहे हैं, जहां पर 1 नंबर राशि लिखी है। तो धन भाव का स्वामी यदि द्वादश या नवम भाव में होगा तो भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति विदेश से होने की संभावना होती है। सीधी सी बात है, धन भाव का स्वामी यहाँ पर मंगल है और वो चले गए द्वादश भाव में, तो ऐसे यानी धन का स्वामी व्यय में चला गया।
अब ये अगर व्यक्ति जन्म स्थल पे है तो ऐसे व्यक्ति का धन आए और तुरंत खर्च हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। परंतु ऐसा व्यक्ति यदि विदेश से भी धन की प्राप्ति लाइफ में कर पाएगा, तो कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार धन भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए तो भी ये एक बहुत अच्छा योग है। ये तो बहुत अच्छा योग माना ही जाता है कि यदि धन भाव का स्वामी भाग्य भाव में आता है तो व्यक्ति को भाग्य की बदौलत धन की प्राप्ति होती रहती है। तो कुल मिला के ये इस प्रकार का 8वां योग दर्शाता है। अब ये इसी स्थिति को आप समझिए कि यदि राशि परिवर्तन भी हो जाए तो ये और उत्तम योग हो जाएगा, और यदि युति संबंध हो जाए तो भी ये उत्तम योग होगा। तो कुछ इस प्रकार, और इन्हीं भावों में हो तो एक और अच्छी स्थिति बनेगी। मान लीजिए मंगल और शनि, जैसे द्वादश भाव के स्वामी शनि है, तो मंगल और शनि एक साथ द्वादश भाव में ही बैठ जाए तो भी ये योग बनेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए मंगल आ जाए द्वादश भाव में जैसा कि बैठे हैं, और शनि आ जाए द्वितीय भाव में, तो ये राशि परिवर्तन इनका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे। साथियों, अगला जो योग है वो है नौवां योग, और ये कहता है कि छठे भाव का स्वामी, छठा भाव कुंडली का, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये छठा भाव है, और छठे भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव से संबंध बना ले तो भी व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करने की उसकी संभावना बनती है। क्योंकि छठा भाव किसका है? जॉब का है, सेवा का भाव है, नौकरी का भाव है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। परंतु यहां से सेवा भाव को, जैसे कि मैंने बोला, सर्विस वाले व्यापार को या फिर सेवा वाले स्थान को देखा जाता है, तो नौकरी को देखा जाता है। अब यहां पर मैंने मीन लगन की पत्रिका में आप देखेंगे शनि जो कि द्वादश भाव के स्वामी हैं वो आ गए हैं छठे स्थान में, और छठे स्थान के स्वामी चले गए हैं सूर्य द्वादश भाव में। तो ये एक परिवर्तन संबंध बना। इस प्रकार से यदि सूर्य इनके साथ, शनि के साथ यहां पर बैठ जाए तो भी ये योग हुआ विदेश का। इसी प्रकार शनि यदि उठ के यहां चले जाएं द्वादश भाव में तो भी एक योग हुआ। तो ये स्थिति भी बनती है कि छठे स्थान का स्वामी यदि द्वादश भाव में चला जाए तो भी ये स्थिति ऐसी बनेगी कि व्यक्ति विदेश में जाकर जॉब करे, नौकरी करे, तो ये स्थिति होगी। अब साथियों देखते हैं 10वां योग क्या कहता है। 10वें योग में आप देखें कि यदि 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही बैठा हो तो भी आप ये देखेंगे ये एक विदेश सेटलमेंट का योग है। जैसा कि यहाँ पे मैंने मीन लगन की पत्रिका में आप देखेंगे शनि अपने ही भाव में, और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ पर बैठ के अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ऐसा 12वां स्थान जितना मजबूत होगा व्यक्ति फॉरेन से उतना ही रिलेट कर पाएगा। अब ऐसा व्यक्ति यदि फॉरेन में जाएगा तो उसे बहुत अच्छी स्थितियां मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति की फॉरेन में ग्रोथ होने की संभावना डेफिनेटली दिखाई देगी, क्योंकि आय का भी स्वामी यहाँ पर शनि बने हुए हैं और द्वादश के स्वामी हैं। तो ऐसा व्यक्ति के फॉरेन जाने के योग बनते हैं। तो साथियों ये मैंने आपको कुल 10 योग बताए हैं। इनमें से आप देखिए कि कितने अधिक से अधिक आपकी कुंडली में योग घटित हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपके संभावना बनेगी विदेश जाने की। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण कुंडलियां दिखाने वाला हूं। साथियों सबसे पहले मैं यहां पर लेने वाला हूं सिंह लगन की एक जन्म पत्रिका। सिंह लगन की जन्म पत्रिका में आप देखेंगे ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहां पर आप देखेंगे जो सिंह राशि, सिंह लग्न है ये, और सिंह लगन के जो स्वामी हुए वो सूर्य होते हैं। तो लग्नेश, सबसे पहली स्थिति विदेश की है कि लग्नेश यहाँ पर नवम भाव में आके उच्च के होके बैठे हैं। तो जो ये विदेश ट्रैवलिंग का भाव है वहां पर आके बैठे हैं। दूसरी स्थिति है, आप देखेंगे कि जो 9वां भाव के स्वामी हैं मंगल, वो चले गए हैं 12वें स्थान में, और यहां पर ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे चंद्रमा भी 12वें भाव के स्वामी भी यहीं पर बैठे हैं और मंगल के साथ में बैठे हैं। ये मेरे को कुछ ही दिनों पहले ये कुंडली मेरे सामने आई है और उनको मैंने कंसल्टेशन दी थी, और ये व्यक्ति विदेश में रहकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 12वां भाव बहुत मजबूत स्थिति में है और 9वें भाव की भी स्थिति बहुत मजबूत है और लग्नेश का संबंध हो रहा है। तो कुल मिला के ये स्थिति विदेश की बनती है। अब साथियों हम अगली कुंडली देखते हैं, उदाहरण कुंडली। अगली कुंडली में आप देखेंगे ये है यहां पर मकर लगन की पत्रिका। तो मकर लगन में आप ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रही है, यानी कि शनि जो मकर लगन के स्वामी हैं वो लग्न में ही बैठे हैं, परंतु आप ये देखेंगे जो 7वें स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा, वो आ गए हैं 9वें भाव, सॉरी 12th हाउस में, वो 12वें भाव में जाके बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का संबंध विवाह ही बाहर हो जाए ऐसी स्थिति है। और जिनकी मैंने ये पत्रिका दी थी है ये एक महिला है और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं विदेश में रह के। और साथ में आप ये स्थिति देखेंगे कि चंद्रमा ट्रैवलिंग के भी मैंने बोला जिस प्रकार के विदेश के कारक हैं, और राहु भी विदेश के कारक हैं, तो राहु भी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति विदेश से संबंध बना रहा है, विदेश से व्यापार कर रहा है, वहां पर जाके व्यापार करने की पोजीशन में है। ये एक ऐसी स्थिति है और बहुत अच्छा व्यापार कर भी रही है वहां पर।
अब साथियों हम आगे देखते हैं एक और जन्म पत्रिका। यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने वृषभ लगन की एक पत्रिका, जन्म पत्रिका ली है और इसमें वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र हैं और उनमें ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। तो वृषभ लगन के जो स्वामी शुक्र हैं ये सप्तम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं, सप्तम भाव में आके बैठे हैं। और आप देखेंगे कि जो द्वादश भाव के स्वामी हैं वो मंगल हैं और वो भी सप्तम स्थान में आके बैठे हैं। तो कुल मिला के द्वादश का और सप्तम का और लग्नेश का और सप्तम का यहाँ पर संबंध बन रहा है, यानी दोनों की युति भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लग्नेश की और द्वादश भाव की स्वामी की युति बन रही है सप्तम स्थान में। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करेगा विदेश में रह के, तो ये कैसी स्थिति है। दूसरी स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर कितने प्रबल यहाँ पे योग है। दूसरी स्थिति ये है कि जो नवम भाव का स्वामी है वो आप यहाँ पर शनि देख रहे हैं और शनि चले गए हैं सीधा 12वें भाव में। अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये नीच के हुए हैं तो यहाँ पर ये 12वां भाव कमजोर हुआ, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि मंगल यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं, तो ये नीच भंग की स्थिति होगी। तो यहाँ पर शनि जो कि नवम भाव के स्वामी हैं उन्होंने 12वें भाव से संबंध बनाया, तो ये भी एक स्थिति बनेगी विदेश की। अब इसके साथ आप देखेंगे जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस हमारे स्वयं का घर है। तो फोर्थ हाउस में यदि नेगेटिव प्लैनेट यानी शनि और राहु जैसे प्लैनेट होते हैं तो ये अपने घर से दूर ले जाने की सिचुएशन को बनाते हैं। तो यहाँ पर राहु बैठे हैं तो डेफिनेटली व्यक्ति घर से दूर जाएगा, जन्म स्थल से दूर जाएगा, जहां उसकी मातृभूमि है उससे दूर जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में योग है, राहु का योग, जो कि फोर्थ हाउस में राहु अकेले बैठे हैं। तो डेफिनेटली ये योग बनेगा, व्यक्ति विदेश में जाकर पढ़ाई करे या फिर व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल हो, तो ये एक योग है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण कुंडलियां भी बताई हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब साथियों आशा करता हूं आपको ये जो योग सभी थे ये समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आप भी अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिए कि कितने योग आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये विदेश, आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, विदेश यात्रा के योग और फॉरेन सेटलमेंट के। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ये। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।